अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो मजदूर दिवस की बहुत शुभकामनाएं। मैं इस मौके पर राजपाल एंड सन्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये मौका मुहैया करवाया कि आज के दिन हम बात कर सकें। मैं भीलवाड़ा ज़िले में हूँ और भीलवाड़ा हॉटस्पॉट बना था शुरू में, और बाद में कोरोना पर नियंत्रण की वजह से भीलवाड़ा मॉडल ज़िला भी बना और रेड से ऑरेंज उसमें आ गया है। लेकिन पिछले 43 दिनों से इस ज़िले में कर्फ्यू है और कर्फ्यू की वजह से पूरा अस्त व्यस्त है सारी चीज़ें। और चूंकि आज खेत से ये लाइव करना पड़ रहा है, क्योंकि गांव में अक्सर ये होता है कि लाइटों का एक प्रॉब्लम होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं अपने खेत में हूँ और ये एक नींबू का बगीचा है। यहाँ 5 बीघे में हमने नींबू लगाए थे और अब नींबू की पहली फसल आ गई है एक तरीके से। तो ज़्यादातर आजकल कामकाज मैं यहीं से करता हूँ। तो थोड़ा बीच बीच में आप कोयल की आवाज़ सुनेंगे, कुछ और पक्षियों की आवाज़ें सुनेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक अच्छा प्राकृतिक जगह से हम बातचीत करेंगे। मनोज कुमार जी जुड़ गए हैं। हाँ, नमस्कार मनोज जी। और मजदूर दिवस को आपने मजबूर दिवस लिखा है, ये जानबूझ के लिखा है या ऐसा है? खैर, आपने जहाँ से ये कहा वहीं से हम बात शुरू करें। आज का हमारा जो विषय है वो है हाशिए की आवाज़ें। हाशिए की आवाज़ें जो हैं इस देश में कई प्रकार के समुदाय हैं जो हाशिए पर हैं और उनका एक व्यवस्थित सुनियोजित तरीके से हाशियाकरण हुआ है। जाति के नाम पर, वर्णों के नाम पर, लिंग के आधार पे, कई और प्रकारों से, कई और तरीकों से जो लोग हाशिए पर धकेल दिए गए, आज हम उनकी थोड़ी बातचीत इस लाइव के ज़रिए करने वाले हैं। क्योंकि मैंने जब पत्रकारिता शुरू करी तो मैं आमतौर पे ये सुनता था जहाँ लोग आपस में बात करते थे और वो कहते थे कि फला पत्रकार फला किसी खास नेता या किसी ब्यूरोक्रेट या किसी उद्योगपति का खास पत्रकार हैं। और ये सुनते सुनते मैंने तय किया था कि मैं बिल्कुल आम लोगों की खास पत्रकारिता करना चाहता हूँ और मैं बिल्कुल किसी का खास पत्रकार नहीं होकर के आम लोगों का, जनसाधारण का खास पत्रकार होना चाहता हूँ। तो मैंने कई सालों तक उस दिशा में काम किया। फिर मैं सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ जुड़ा, मानव अधिकार संगठनों के साथ जुड़ा, और वहाँ रहते हुए भी हमने दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, घुमंतू तबकों, एलजीबीटी समुदाय, इन तमाम समुदायों के हक और हुकूक की बात करना शुरू किया और इनके ज़रिए इनके मुद्दों के ज़रिए हम आगे बढ़ते रहे। उन्हीं दिनों में हमने एक छोटा सा अभियान यहाँ शुरू किया जिसका नाम था दलित आदिवासी एवं घुमंतू अधिकार अभियान राजस्थान, DAGAR, डगर। डगर का यूं तो मायने होते हैं रास्ता। तो ये इन समुदायों के बीच काम करने का एक अवसर था। चूँकि मैं स्वयं एक गांव से आता हूँ, किसान हूँ, ग्रामीण हूँ और दलित पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो मेरा इन समुदायों के साथ एक वैसे ही ऑर्गेनिक रिश्ता रहा है, इन्हीं के बीच में बढ़ते हुए। तो इनके हितों के लिए, इनके ऊपर होने वाले जुल्म और शोषण के खिलाफ बातचीत करते हुए हमने इस काम को शुरू किया। तो तो ये जो हाशिए के तबके हैं, और बाद के दिनों में जब मैंने 2015 में एक तरीके से सब चीज़ों से अवकाश लिया और मैंने ये तय किया कि मैं ये जो हाशिए के समुदाय हैं, इनके मध्य रह करके अपनी समझ बनाऊंगा और इनके बारे में लिखूंगा। तो तब से मैंने काफ़ी लगभग मुझे लगता है कि ये हो गए होंगे 5-6 साल, 5 साल तो पूरा हो ही गया है।
जब मैं देश भर में विभिन्न समुदायों के बीच में गया, खास तौर पे जो घुमंतू समुदाय हैं, जिनको डीएनटी, डी नोटिफाइड या ट्राइब कहते हैं, ऐसे समुदायों के बीच जाने का काफ़ी अवसर मुझे मिला और उनको समझने का अवसर मिला। मेरा ये मानना है कि हाशिए के जो समुदाय हैं, हमारी तथाकथित जो सभ्य, अभिजात्य और पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग, भले ही हम माने कि हम बहुत ज़्यादा उनसे ज़्यादा जानते हैं, पर मैंने कई बार ये महसूस किया कि हमसे वो बहुत ज़्यादा जानते हैं हर चीज़ के बारे में, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे जड़ी बूटियाँ हो। वो इतना ज़्यादा जानते हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जो जड़ी बूटियाँ बेचने वाले जो समुदाय हैं, वो हिमालय से और बाकी जंगलों से, पहाड़ों से जो जड़ी बूटी लाते हैं और उनके जो चिकित्सीय गुण हैं, उनके बारे में जब वो बात करते हैं, तो वो किसी डिप्लोमाधारी आयुर्वेदिक वैद्य से ज़्यादा वो जानते हैं। या किसी भी आदिवासी समुदाय के बीच रहते हुए मैंने ये महसूस किया कि वो लोग पेड़ों के बारे में, जल, जंगल, ज़मीन, नदियों के बारे में, वहाँ मिलने वाली जो वनोपज है, वनौषधियाँ हैं, उनके बारे में इतना जानते हैं कि शायद कोई वनस्पति शास्त्र का जो विशेषज्ञ होगा वो भी उतना नहीं जानता होगा। मैं सपेरों के बीच में रहा और मुझे बहुत आश्चर्य होता था। मैं तो बचपन से ही सांप से डरा हुआ हूँ और डरा रहता हूँ, लेकिन जब उनको सांप, उनके छोटे-छोटे बच्चों को सांपों के साथ खेलते हुए जब मैं देखता और बिल्कुल निडर होकर के कभी गले में डाल लिया, कभी हाथ में लगा लिया, तो वो टोकरी में लेकर के घूमते थे, उनको बीन पर नचाते थे। तो मुझे लगा कि कितना जानते हैं वो और कितना उनका एक दोस्ताना है प्रकृति और कुदरत की जो भी चीज़ें हैं उनके साथ। तो हाशिए के समुदाय यूँ तो प्राकृतिक रूप से आप देखेंगे तो वो अपने आप में वो बहुत अलग किस्म की सभ्यता है और वो बहुत हुनरमंद लोग हैं, बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन हमारा जो समाज है, हमारा जो सरकारें हैं और हमारा जो साहित्य है, हमारा जो मीडिया है, ये जो मेनस्ट्रीम है, यहाँ इन समुदायों को सदैव एक तरफ धकेलने का काम हुआ है। मुझे लगता है कि जब अंग्रेज इनको नहीं समझ पाए, तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब का इनको एक स्टिग्मा दिया और एक एक्ट बनाया, जरायम पेशा कौम कहा गया इनको। और ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई जब इन समुदाय के लोगों को, खासतौर पे कंजर, सांसी और ये इस तरह के जो पारधी, ये जो कम्युनिटियां थी, इनको सुबह शाम थानों में हाजिरी देने का एक तरीके से मजबूरी कर दिया गया और इन पर पूरी निगाह रखी जाती थी। और ये आज़ादी के बाद तक जारी रहा। देश आज़ाद हो गया, लेकिन उसके बहुत बाद में 1952 में ये जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था, ये हटा। तो ये जो हाशिए के समुदाय है, इन समुदायों के साथ कानून के ज़रिए और कई तौर तरीकों से, और अभी तक भी इनके हुनर पे और इनको एक तरीके से बेकारी में धकेलने का काम अक्सर किया जा रहा है। मैंने अभी देखते देखते भी हमने ये देखा कि सपेरे अब सांप लेकर के नहीं चल सकते, क्योंकि वन्यजीव अधिनियम आ गया है उनके यहाँ। रीछ, भालू नचाने वाले जो मदारी थे, कलंदर थे, वो अब उन पशुओं के साथ नाच दिखाने का काम नहीं कर सकते हैं। हमारे देखते देखते हमने बंजारा और गाड़िया लोहार जैसी दो कम्युनिटियों को बिल्कुल रोजगार से वंचित होते हुए देखा, क्योंकि कई राज्यों में और हमारे यहाँ राजस्थान में भी 1993 में गोवंश प्रतिषेध अधिनियम आया और जो गायें और गाय के जो बछड़े 3 साल तक के थे, उनके बेचने पर और इनके परिवहन पर और अंतर्राज्यीय परिवहन पर बिल्कुल रोक लगा दी गई। और इसी दरमियान गो रक्षक और गो सेनाएं पैदा हुई और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा, मारपीट किए जाने लगी और अंत में
पूरा बंजारा समुदाय जो बेलों का व्यापार करता था वो पूरी तरीके से उस व्यापार से बाहर आया और सैकड़ों मुकदमे हुए। ऐसे मामलों में कुछ ट्रकें जला दी गई, गायें छीन ली जाती थी, ड्राइवर को और व्यापारियों को मारा जाता था। और धीरे धीरे जो रूरल इकोनॉमी थी, किसान जो जुड़ा हुआ था गाय से, बैल बछड़े से, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। और ये जो बड़े बड़े मेले हुआ करते थे, पशु मेले, राजस्थान में नागौर का पशु मेला और कई सारे पशु मेले, वो सारे पशु मेले बंद हुए। तो मैं कई बार देखता हूँ कि कई बार कानून कई समुदायों को मजबूत करता है, लेकिन कई बार कानून किस तरीके से इन समुदायों को कमज़ोर किया, वो आप जराइम पैसा वाला जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, वहाँ से लगा करके अब तक जो कानून बनते जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के। अभी रिसेंटली राजस्थान में एक और कानून बनाया गया जिसमें ये जो ऊंट होता है, ऊंट को राज्य पशु बनाया गया और उस पर नकेल डालना जो है अब वो अपराध हो गया है। तो हमारे यहाँ जो एक अर्ध घुमंतु समुदाय है, देवासी रेबारी जो होते हैं, उस कम्युनिटी जो ऊंट पालती है, अब उनके लिए वो एक बड़ा मुश्किल का मामला हो गया। तो कानून एक तरीके से लोगों को स्ट्रेंथन करने के लिए होते हैं और कई कानूनों ने स्ट्रेंथन किया है, लेकिन हाशिए के कई तबकों के लिए इस तरह के जो कानून बने उन्होंने एक बहुत नुकसान भी किया और इन समुदायों को उसमें भी डाला है, एक तरह की बेरोजगारी और बेकारी में भी डाला है। और चूंकि ये जो हमारा समाज रहा है वो तो पहले से ही जाति की असमानता और कई प्रकार की असमानताओं से तो रहा ही है। और जो सरकार में कानूनों और इनके ज़रिए एक हाशियाकरण हुआ है, तो समाज में सामर्थ्यशाली जो लोग थे, सक्षम जो लोग थे, उन्होंने सामाजिक न्याय कभी नहीं किया, बल्कि एक तरह का सामूहिक अन्याय गाँवों में जारी रहा। और इसको सबसे ज़्यादा हाशिए के तबकों ने सहन किया, क्योंकि उनके हक़ हकूक़ को सबसे ज़्यादा ख़त्म करने का जो काम हुआ है वो सामाजिक स्तर पे भी किया गया। ये जो जाति समाज है उसने भी किया और मुझे लगता है कि जो नागरिक समाज की जो नई अवधारणा है उसमें भी ये ख़त्म होते रहा है। वैसा ही हम देख सकते हैं कि साहित्य में भी जो हाशिए के तबके हैं वो नदारद हैं। और कई बार लगता है कि जैसे साहित्य जो है वो तथाकथित कुलीनों का लिखा हुआ, कुलीनों के लिए लिखा हुआ, कुलीनों का साहित्य है। उसमें बहुत कम है जहाँ इन लोगों पर कहानियाँ लिखी गई या कुछ उपन्यास लिखे गए। बाकी इतने बड़े समुदाय पर जब भी लिखा भी गया तो बहुत दया भाव से लिखा गया होगा। और इन समुदायों में से आकर के लोगों ने अपनी कहानियाँ कही हो। वो शायद दलितों के भीतर से काफ़ी कहानियाँ निकली है, आत्मकथाएं निकली है। दलित साहित्य का पूरा एक पूरा संघर्ष और एक पूरा एक इतिहास है गौरवशाली, वो एक चीज़ है। लेकिन आज भी आप अगर घुमंतु समुदाय के बारे में जो लेखन है उसको आप अगर देखेंगे तो वो उसमें ऐसी चीज़ें लिखी हुई कि आप उसको बोलते हुए आपको लगेगा कि अरे किसी भी समुदाय के बारे में इतना डेरोगेटरी कैसे लिखा जा सकता है। लेकिन चूंकि जो लोग हाशिए के समुदाय से नहीं आते हैं, उन आवाज़ों को उस तरीके से संवेदनशील तरीके से नहीं देखते हैं, वो जब साहित्य रचते हैं या वो जब उनकी बात कहते हैं, तब उनमें उस संवेदना का या उस स्वाभिमान का अभाव होता है, जिस स्वाभिमान की इच्छा हर एक समाज करता है। तो काफ़ी लोग आए हैं। नमस्ते गीता जी। और तो और यही आप मीडिया में भी देख सकते हैं। मीडिया में हाशिए के समुदाय पूरी तरीके से वहाँ से बाहर हैं। जो CSDS के साथ मिलकर के अनिल चमड़िया जी और योगेंद्र यादव जी और अनिल कुमार जी की जो स्टडी आई उसने भी बताया है, उसने दिखाया है कि भारत जैसे देश में न्यूज़ रूम डाइवर्सिटी नहीं है। यहाँ ज़्यादातर मीडिया हाउसेस के जो मालिक हैं, संपादक हैं और यहाँ तक कि जो न्यूज़ के शीर्षक बनाने वाले लोग हैं और जो एंकरिंग करने वाले लोग हैं, वो उनमें इन हाशिए के तबकों का
प्रतिनिधित्व नगण्य है, लगभग 0% है। तो अगर समाज में, सरकार में, साहित्य में, मीडिया में हाशिए का समुदाय नहीं है और उनकी आवाज़ें नहीं हैं, तो वो आवाज़ें अनसुनी ही रह जाती है और रही है अभी तक भी। हम ये देख रहे हैं। तो ये जो पूरा साधन संपन्न, सक्षम और सुशिक्षित अभिजात तबका है, उसने अपना एक गिरोहबंदी कर रखी है और उसमें से कभी-कभी वो थोड़ी-सी जगह देते हैं इन आवाज़ों के लिए, और वो एक मेहरबानी की तरह दिखती है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा रहम किया और इन आवाज़ों को आने दिया। बाकी मैं कई बार देखता हूँ, क्योंकि मैंने कई लंबे समय से इन लोगों के लिए आवाज़ उठाना जब से शुरू किया, तो मैंने ये महसूस किया कि चाहे लोग किसी विचार के हों, किसी पार्टी में हों, और ख़ास तौर पर मैं ये आपको बिल्कुल ग्रास रूट का अनुभव बता सकता हूँ कि वो किसी विचारधारा के हों, किसी दल के हों, लेकिन जब भी उनको हास्याकृत समुदायों के खिलाफ कुछ करना है, तो सारे लोगों में एक अजीब प्रकार का बंधुत्व भाव आ जाता है, एकजुटता आ जाती है, और उनके बीच में एक मिलन बिंदु है कि इन समुदायों को कैसे अपनी गुलामी में और उसमें बनाए रखा जाए, अपने दास्ता में बनाए रखा जाए। तो इस तरह की चीज़ें हम अक्सर देख पाते हैं। यही हाल जो है आप इनमें भी देखते हैं। जो भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, मैंने तो यहाँ तक महसूस किया कि जो लोग घुमंतुओं पर प्रोजेक्ट लाते हैं, जो उनकी बात उठाते हैं, उनके आंदोलन करने का जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, वहाँ नेतृत्व में इन हाशिए के समुदाय के लोग नहीं हैं। दलितों के स्ट्रेंथन के लिए काम करने वाले संगठनों में दलित नहीं हैं। आदिवासियों के हकों-हकूक के लिए जल, जंगल, ज़मीन के आंदोलन करने वाले जो आंदोलन है, जनसंघर्ष है, संगठन है, संस्थाएँ हैं, उनमें आदिवासी नेतृत्व में नहीं है। आदिवासी तो हैं बड़ी संख्या में, लेकिन नेतृत्व में नहीं है। यही सफाई कर्मचारी आंदोलनों के साथ भी है, यही और चीज़ों के साथ में भी हैं, यही घुमंतुओं के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ भी नज़र आता है। तो जो हाशिए पर समाज है, वो हर जगह पर हाशिए पर ही है। वो उसका हास्याकरण चलता ही रहता है। वो बहुत व्यवस्थित तरीके से, और कई बार वो समझ में ही नहीं आता है कि क्या वास्तव में उसके साथ कुछ गलत किया जा रहा है या यही उनकी नियति है, और कई बार वो लोग मान भी लेते हैं। और मुझे लगता है कि ये वैश्विक है। ये जो सोच है, ये वैश्विक है। कई और देशों में भी, यूरोप के देशों में आप अगर रोमाज और जिप्सियों का स्थिति देखें, तो वहाँ भी आपको ये नज़र आता है। तो इन सालों में हाशिए के समाजों की आवाज़ को उठाते हुए मैंने जो चीज़ें महसूस करी, उनमें से कुछ-कुछ की बात मैं रखना चाहूँगा, और उस दरमियान आपके कुछ सवाल और आपकी कुछ बातें हैं, तो कृपया आप लिखते भी रहिएगा, तो हम उनको भी लेते रहेंगे। पहले हम थोड़ा सफाई कर्मचारी समुदाय के बारे में बात करें। मतलब अक्सर हम सड़क पर जब भी निकलते हैं सुबह-सुबह में, तो हम देखते हैं कि कोई सड़क साफ कर रहा है, झाड़ू लेकर के, टोकरी है उनके हाथों में। हमारी नालियाँ साफ करते हुए लोग नज़र आते हैं, कचरा उठाते हुए लोग नज़र आते हैं। कचरा इकट्ठा करने वाली, जो संग्रहण करने वाली गाड़ियाँ लगी रहती है, उनमें जो लोग आपके हाथ से कचरा लेकर के उसमें डालते हैं, वो लोग, और सीवरेज में उतर करके उसकी सफाई करने वाले लोग। ये कौन लोग हैं? और क्या हमारी तवज्जो इन तक जाती है? इन समुदायों के साथ पता नहीं कितने सालों से यही सारी स्थिति है, और हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है। कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा नहीं, इनको मेहतरानी जी कह करके हमने बहुत सम्मान कर दिया है। आजकल कोरोना के समय में बहुत सफाई कर्मचारियों की जगह-जगह पर सम्मान कर रहे हैं कुछ लोग, और कहीं तालियां बजा रहे हैं, कहीं फूल मालाएं उन पर डाल रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। लेकिन ये जो क्षणिक हमारा बैराग जगता है, इनके प्रति प्रेम जगता है, ये कितने समय तक बना रहता है?
ये कभी इस देश के प्रधानमंत्री जी में भी जगता है, और वो पाँव धो देते हैं लोगों के, सफाई कर्मचारियों के कुंभ में जाकर के, और हम तमाम लोग ऐसे समय में उनके स्वागत सत्कार कर देते हैं। लेकिन उस समुदाय की समस्याओं पर किसकी नज़र जाती है? कई बार मुझे लगता है कि हम कैसा देश बनाए हैं और कैसा समाज और कैसी सभ्यता बनाई हमने, जहाँ पर गंदगी करने वाले लोग ऊंचे समझे जाते हैं और सफाई करने वाले लोग नीचे समझे जाते हैं। तो ये जो सफाई कर्मचारी समुदाय है, इनको लेकर के ये जो सड़क पे नजर आने वाले जो लोग हैं, और ये पूरे देश में नजर आते हैं आपको, कश्मीर से लगा करके और कन्याकुमारी तक। भाषा अलग हो सकती है, पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन सफाई कर्मी जो हैं उन्हीं उपकरणों के साथ और वैसी ही परिस्थितियों में हर जगह आपको दिखाई पड़ते हैं। इस समुदाय को लेकर के क्या हम कुछ सोचे हैं? क्या इस देश ने कभी ये सोचा है कि छोटी-छोटी बातों पे आप राजनीतिक रूप से माफ़ी माँगते हैं कि ये हमारी पार्टी ने या हमारी विचारधारा ने या हमारे संगठन ने किया और इस समुदाय को हर्ट हुआ है, तो हम माफ़ी माँगते हैं। लेकिन क्या इस पूरे राष्ट्र को, हमारे तमाम समाज को मिल कर के इस सफाई कर्मचारी समुदाय से माफ़ी नहीं माँगनी चाहिए कि उनको इन परिस्थितियों में हम धकेले हुए हैं, और आज़ादी के इतने सालों बाद भी उन्हीं स्थितियों में आज भी हैं वो। अभी मैं जब कोरोना की पूरी लड़ाई को देख रहा था, तो जो कोरोना वॉरियर्स के नाम आ रहे थे, तो उसमें ब्यूरोक्रेट्स के नाम सबसे आगे दिखाई देते थे, और डॉक्टर्स के नाम, और होने ही चाहिए, डॉक्टर्स उस संक्रमण के खतरे को उठा करके कर रहे हैं। लेकिन इस समय में, इस संकट के समय में, जब हम सब लोग घरों में हैं, तब भी कोई हमारी सड़क साफ कर रहा है, नाली साफ कर रहा है, हमारा कचरा उठा रहा है ताकि संक्रमण न फैले। आइसोलेशन सेंटर्स में सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, कोरोना के आईसीयूज में लगे हुए हैं, क्वारंटीन जहां लोगों को किया गया वहां लोग लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में देश भर में सफाई कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं इस कोरोना से लड़ने के लिए। लेकिन उनके प्रति कितना हम सोच पा रहे हैं कि क्या इस समुदाय के लिए हमारा कुछ समझ है, सोच है कि कैसे हम इनको बाहर निकालें? अभी भी इनके पास सुरक्षा के किट नहीं है, ग्लव्स नहीं होते हैं, मास्क नहीं होते हैं आमतौर पे। तो और इनको परमानेंट इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि जो कचरा और जो गंदगी उठाते हैं उससे तो संक्रमण का खतरा सदैव इनको बना रहता है, केवल कोरोना की बात नहीं है, इनके लिए तो सदैव एक संकट का कारण है। तो हम सफाई कर्मचारी समुदाय के लिए भी सोचें, जो कि हाशिए का एक सबसे ज़्यादा अस्पृश्यता जिनके साथ हो रही है, जिनको सबसे ज़्यादा हमने दूर धकेल दिया है। मुझे लगता है कई बार कि हाशिए से भी नीचे अगर कोई स्तर होता तो वो वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो उन समुदायों के लिए भी हमें सोचना चाहिए। और जैसे कि हमने बातचीत की शुरुआत में की कि जो घुमंतु तबके हैं, देश भर में लगभग 600 जातियाँ होगी जो घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त जातियाँ मानी जाती है, डीएनटी जिन्हें कहा जाता है। इन समुदायों में, और जिनके कई नाम मनोज जी ने भी लिखे और कई और लोग भी लिख रहे हैं, ये जो आप जिनको सांसी कहते हैं, जिनको कंजर कहते हैं, जिनको सपेरा कहते हैं, कालबेलिया कहते हैं, कनफटा कहते हैं, जोगी कहते हैं, पारधी कहते हैं, लांबोड़ी कहते हैं, ये इस तरह के नट, करनट, गाड़िया लोहार, रेबारी और इस तरह के कई तबके हैं इस देश में जो घूमने वाले समाज हैं। इनमें से कुछ जातियां जो अर्धघुमंतु हैं, जिनके अपने घर हैं, अपना कुछ काम से वो केवल सीजनल निकलते हैं और वापस आते हैं, उनकी समाज में थोड़ी स्थिति ठीक है, क्योंकि उनके पास अपने संसाधन हैं और उनके अपने घर हैं। लेकिन जो निरंतर घूमते रहते हैं समाज, उनके पास कुछ भी नहीं है। आप अगर कालबेलिया लोगों का डेरा देखेंगे जो वो ले जाते हैं, तो पहले वो गधों पर अपना डेरा ले जाते थे, आजकल मोटरसाइकिल आ गई गधे की जगह पर, लेकिन बदला कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से मोटरसाइकिल पर भी अपना सारा सामान लाद करके वो ले जाते हैं और अपना तंबू लगा देते हैं, और वो कहीं पे भी रह करके अपना या तो भिक्षावृत्ति करते हैं या थोड़े स्नैक चार्मिंग या कुछ और छोटी मोटी चीज़ें करते हैं, और उससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। इसी तरह अन्य समुदायों के साथ भी है। इन समुदायों का आप अगर देखेंगे तो इन समुदायों के पास कुछ भी नहीं है, न इनके पास रहने के लिए घर हैं, क्योंकि जब बहुत कुछ था, मनोज जी मैं आपके सवाल का भी थोड़ी देर में देता हूँ जवाब।
इनके जब लोग ऐसे ही घूमते थे और जमीन का कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं था, तब उन्होंने कभी भी अपने लिए कोई ऐसा भूखंड नहीं बनाया, ऐसी कोई जगह नहीं बनाई। उनके लिए घूमते रहना ही काम था और सब ऐसे ही घूमते रहते थे। और जहाँ भी जगह मिलती थी, बहुत सारी कॉमन लैंड थी, वो अपना तंबू लगा देते थे, डेरा लगा देते थे, कई दिनों तक डेरे पड़े रहते थे और वो आगे बढ़ जाते थे। यही बंजारों के साथ भी था, यही गाड़िया लोहार के साथ भी था। लेकिन जब से लोगों की नजर जमीन पर टिकी है, भूमाफिया प्रबल हुए हैं, तब से अब गांवों में, शहरों में तो छोड़ दीजिए, लेकिन गांवों में भी 1 इंच जमीन ऐसी नहीं है जिस पर लोगों की नजर नहीं हो। कॉमन पास्चर जो लैंड थी वो तो लगभग खत्म हो गई है। और अब कोई भी आकर के अगर वहां पर रहना शुरू करता है, अपना डेरा लगाता है, तो लोगों की पूरी नजर उस पर रहती है। अच्छा, ये तो चोर लोग हैं। इस देश में जहां हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करके लोग भागते जा रहे हैं और बड़े सम्मानित लोग हैं, वो लोग और उस तरह के लोगों का समर्थन करने वाले लोग इन गरीब गुरबों, मेहनतकश लोगों को कहते हैं कि ये चोर लोग हैं और इनको संदेह से देखते हैं और इनके साथ विभिन्न प्रकार के अन्याय अत्याचार करते हैं। तो आज की तारीख में इनको कहीं तंबू लगा करके रुकने की स्थिति में ये लोग नहीं। तो रहने को घर नहीं है, कोई भी व्यापार वाणिज्य करने के लिए कोई जगह नहीं है, दुकान नहीं है, खेती करने के लिए खेत नहीं है। और हालात इतने बदतर हैं कि जब ये लोग मर जाते हैं तो इनको दफन करने के लिए, जलाने के लिए जो जमीन 2 गज चाहिए वो भी नहीं है। और मैंने कई अपने इस अध्ययन के दौरान ये देखा कि कई घर ऐसे देखे हमने। स्पेशली मैं राजस्थान के कालबेलिया समुदाय के कुछ घरों में गया, जहाँ पर मुझे ये पता चला कि जिन तंबुओं के नीचे जहाँ वो लोग रहते हैं, उन्हीं के भीतर में, वहाँ नीचे ही मुर्दा लोगों की समाधियां बनी हुई है। यानी कि जिंदा और मुर्दा दोनों तरह के लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो ये कैसा एक तरह का हमने समाज बनाया है, जहाँ पर जीवित मृत सबको एक साथ रहना पड़ रहा है और कुछ भी नहीं है उनके लिए। न रहने को घर है, न खेती के लिए जमीन है, न मर जाने के बाद 2 गज जमीन है। फिर कैसे ये लोग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गा सकते हैं या कह सकते हैं? ऐसे लोग जिनके पास नागरिकता के पहचान की चीजें भी नहीं है, घुमंतू समुदायों के बहुत सारे लोगों के पास जाति के प्रमाण पत्र नहीं है, ऐसे समुदाय जो घूमते रहते हैं कभी फुटपाथ पे, शहरों में स्लम एरियाज में, गाँव में इधर उधर सड़कों पे बेघर, इन घुमंतू लोगों की दुर्दशा आज सर्वाधिक है इस देश में। मुझे लगता है कि ये भी सर्वाधिक हास्याकृत समुदाय में से एक ये घुमंतू समुदाय भी आते हैं और ये देश भर में हैं। और इनको आजकल बहुत इनका भगवाकरण किया जा रहा है, इनको बहुत ज्ञान पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि इनके लिए संसाधन कहाँ से आए और इनको अच्छी जिंदगी मिले, इनको राशन पेंशन मिले, नरेगा में इनको काम मिले। उसके लिए कोई आंदोलन नहीं है। बस गले में कुछ कलर, विभिन्न कलर के पट्टे आ जाए, नारे लगन लग जाए, ये अपने, इनके ऐसे इतिहास लिखे जा रहे हैं जहाँ ये अपने पूर्वजों पे गर्व करें। अब पता नहीं इनका इतिहास ऐसा कैसा रहा होगा जिसपे इनको गर्व करना चाहिए। वर्तमान इतना बुरा है तो इतिहास अच्छा रहा होगा, इसमें काफी संदेह की गुंजाइश है। तो और ऐसे ही हालात हमने इस देश के अल्पसंख्यकों के बना दिए हैं। जिन परिस्थितियों में आज अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यकों में भी विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोग आज जिन परिस्थितियों को झेल रहे हैं इस देश में, वो काफ़ी भयानक और चिंता करने वाली चीज़ है। क्योंकि अब हर चीज़ के लिए उन पर दोषारोपण करने के लिए, या हम हर जो कुछ भी हमारे यहाँ हो रहा है उसके लिए हम उनके माथे पर मरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और लगभग वैसा हो चुका है। और ये काफ़ी समय से जारी रहा होगा। देश में धर्मांतरण को लेकर के, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि को लेकर के, भारत पाक विभाजन को लेकर के, बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर के, और तरह तरह की चीज़ों को लेकर के, कभी लव जिहाद, कभी कुछ और अब कोरोना संक्रमण को लेकर के भी ऐसा स्थापित करने की कोशिश
कर की जा रही है कि जैसे ये इस देश में इस समुदाय, मतलब जैसे कि ये शायद दिल्ली में निजामुद्दीन एरिया के मरकज में कोई प्रयोगशाला चला रहे थे और वहां से फिर ये पूरे देश में फैला दिया इन्होंने, जबकि पूरे विश्व में फैला हुआ और एक महामारी है। लेकिन हम कितना सरलता से इस सारी चीज के लिए इस समुदाय को दोषी ठहरा चुके हैं। और अब तो फल और सब्जियां भी हिंदू मुसलमान हो चुकी है और बहुत तेजी से ये सब फैलता जा रहा है। एनआरसी, सीए और एनपीआर का जो पूरा चीज चली और ये जो कानून बना, उसके बाद जो आंदोलन हुए और जो चिंताएं उस समाज में हैं, उनको देखते हुए अब लग रहा है कि जैसे हमने अपने जो हमारे देश का जो पूरा धर्मनिरपेक्ष चरित्र है वो केवल एक जीना सा आवरण की तरह रह गया है। बाकी हम भीतर से पूरे सांप्रदायिक हो चुके हैं। और शायद जो गुरु गोलवलकर आरएसएस के सेकंड चीफ चाहते थे कि ये सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहे, वैसी परिस्थिति में हमने इन समुदायों को डाल दिया है। ऐसी परिस्थिति में हमने इनको भेज दिया है। तो ये भी परिस्थितियां कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और यही लगभग हमने आदिवासियों के साथ किया है। हमने शुरू में ही बात की कि आदिवासियों से बेहतर कौन जानता है। ये जल जंगल जमीन अगर बची रही, ये नदियां, झरने और ये पहाड़, ये खूबसूरती जो हमें नजर आती है आदिवासी इलाकों में, ये आप हमारी वजह से नहीं बची रही, ये उन आदिवासियों की वजह से बची रही जिन्होंने इसको बचाया और उतना ही लिया। अगर वहाँ नदी भी बह रही थी, झरने भी बह रहे थे, तो उन्होंने अपनी प्यास भर पानी पिया, उतना सा ही लिया, एक मटका और ले लिया होगा, उससे ज़्यादा संग्रह उन्होंने कभी भी नहीं किया। लकड़ी अगर उन्होंने काटी भी होगी तो केवल हल बनाने के लिए काटी होगी या फिर अपना घर बनाने के लिए काटी होगी। उससे ज़्यादा उन्होंने कभी कोई आरा मशीन नहीं लगाई, कभी ऐसा लकड़ी का व्यवसाय नहीं किया, कभी पानी को उन्होंने बोतलों में भर के बेचने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। वनौषधि भी, वन उपज भी उन्होंने उतनी ही ली जितनी उनको ज़रूरत थी। कभी उन्होंने धरती का गर्भ खोद करके और उसमें से हीरे मोती पन्ने और तरह तरह के जो आज की तारीख में खनिज है, खनन है, वो नहीं किया उन लोगों ने। तो ऐसे लोगों को कई सालों से नक्सलवादी और सब बताते हुए जिस तरीके से दमन किया गया और उन्हीं के भीतर में से सलवा जुडूम जैसे आंदोलन निकाले गए और उन्हीं को आपस में लड़ाया गया, तो ये सब चीजें करके आदिवासियों की आवाज़ों को, आदिवासियों को उनकी पूरी जो ताकत थी, उनकी पूरी जो एक सभ्यता थी और उनका जो वो जिस ढंग से जी रहे थे, उन सब चीज़ों को भी ख़त्म करने का प्रयास इस देश में किया गया। और अब तो वो नक्सल जो है, अर्बन नक्सल की परिभाषा तक में भी चीज़ें चली गई। आखिरी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो इस देश का दलित समुदाय है, जो जिसको कभी अछूत कहा गया, कभी किसी ने हरिजन कहा, कभी किसी ने और वंचित कहा। फिर एक दौर आया जब उन्होंने स्वयं के लिए दलित शब्द इस्तेमाल किया और फिर बहुजन शब्द आया और आजकल मूल निवासी शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो दलित समुदाय है, इस समुदाय के साथ भी वही व्यवहार, और मुझे लगता है कि दलित समुदाय के प्रति जो घृणा है वो घृणा बहुत भीतर से आती है। वो केवल जबान तक नहीं है, गले तक नहीं है, वो दिल, दिमाग और वो बिल्कुल एकदम नाभि से उठने वाली ये घृणा जो है, ये दलित रात दिन इस देश में झेल रहे हैं। और जब तब उनको, उनमें से कोई भी लोग ऊपर उठते हैं तो ये कहते हुए कि हाँ, कोटे से आए होंगे, आरक्षण से आए होंगे, और बार बार इसी बात को कहते हुए मेरी योग्यता और पता नहीं किन किन चीज़ों के बहाने से जितना उनका अपमान किया जा सकता है वो जारी है। और हर दिन कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें होती है। आज भी हम गाँव में ये देखते हैं कि कोई दलित दूल्हा या दुल्हन गुड़चड़ी करती है, घोड़े पे चढ़ते हैं, उस पर पथराव होता है, अच्छे कपड़े पहनने पर मारपीट होती है, चुनाव लड़ लेने पर हत्याएं हो जाती है, दलित स्टूडेंट्स के साथ यूनिवर्सिटीज़ में और शैक्षणिक संस्थानों में क्या हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। दलितों के प्रति घृणा का स्थिति ये है कि लोग चौपाए जानवरों का मूत्र पी लेते हैं, उसका मल खा लेते हैं, लेकिन दलित के हाथ का पानी भी
नहीं पीना चाहते हैं। तो हाशिए के समुदायों के साथ ये परिस्थितियाँ अभी भी बनी हुई है। मनोज कुमार जी पूछ रहे हैं कि क्या हमारा संविधान देश के सभी समुदायों को संरक्षण नहीं देता है? मनोज जी, ये संविधान ही है जिसकी वजह से ये हाशिए के समुदाय इस देश में रह भी पा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कानून थोड़ा बहुत न हो सामने और संविधान न हो, भले ही वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो है और जागरूक जो लोग हैं वो लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसी वजह से, इस डर की वजह से ही ये रह पा रहे हैं। अगर इतना भी नहीं हो तो मुझे लगता है कि शायद उनको हिंद महासागर में डुबो देने जितनी घृणा है। और वो आप हम सब लोग देखते हैं कि कैसी परिस्थितियों में चीज़ें जा रही है। तो हाशिए के जितने भी समुदाय हैं, वो चाहे दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, कैसी स्थिति है और कैसा लगता है जब हम आज ये सुनते हैं कि सबरीमाला टेम्पल में जाने के लिए औरतों को संघर्ष करना पड़ रहा है, मार खानी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट तक से संघर्ष करते हुए जब वहाँ मौके पर अंदर जाने की स्थिति बनती है तो हजारों भक्त खड़े हो जाते हैं और मारपीट करते हैं। औरतों की माहवारी के समय को जैसे एक महामारी का समय बना करके, जो सोशल डिस्टेंसिंग बरसों बरसों से इस देश में है, वो स्त्रियों के प्रति हमारा जो सोच है वो उसको दर्शाता है। हमारा जो हमारी समाज की तमाम गालियाँ और जो बातें हैं उसमें हम महिलाओं को ही तो इंगित करते हैं। और 50% औरतें देश की आधी आबादी को 33% भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो हाशिए की जितने भी समुदाय हैं, इन समुदायों की जो स्थितियां हैं, ये कई बार लगता है कि थोड़ी ठीक हो रही है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि वापस वहीं पहुंच जाते हैं, जैसे इस समय प्रवासी मजदूरों के साथ हुआ। क्योंकि मजदूर और किसान भी आत्महत्या करते हुए, इस देश के किसान और रात दिन मेहनत करते हुए मजदूर, वो भी हाशिए के ही समाज हैं, वो किसी भी जाति समुदाय से आते हों, लेकिन आर्थिक रूप से उनकी स्थिति ऐसी है जैसी एक घुमंतु की है, दलित की है, आदिवासी की है, अल्पसंख्यक की है और बाकी लोगों की है। तो इन लोगों की अभी जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, जिन परिस्थितियों में हमने पिछले 40 दिनों में मजदूरों को देखा है, भूखमरी देखी है, उनकी बेकारी देखी है, उनकी बेबसी देखी है, उनको सड़कों पर जिस ढंग से पैदल भागते हुए देखा है अपने घर परिवारों को लेकर के, एक एक पैकेट और रोटी के लिए और अनाज के लिए उनको जिल्लत सहनी पड़ी है, कहीं पुलिस की लाठियां खानी पड़ी है, कई लोग पैदल चलते हुए अपने प्राण छोड़ चुके हैं, कुछ लोग सड़कों पे सोए और उनको ट्रकों ने रौंद दिया। कैसी परिस्थिति में आज मजदूर और किसान को भी हमने पहुंचा दिया है, ये भी एक भयानक स्थिति है। विजय कुमार जी पूछ रहे हैं कि हाशिए के समाज में आप किन किन लोगों को देखते हैं सर? विजय जी, हाशिए के समाज में वो तमाम उत्पीड़ित लोग हैं जो हर दृष्टि से, वो चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो, जिनको वंचित कर दिया गया है, जिनको एक तरफ धकेल दिया गया है, जो नीति निर्धारण नहीं करते इस समय यहाँ देश में, जो सक्षम समुदाय नहीं है, जो बस रोजमर्रा की जिंदगी में ही अपना जीवन जी रहे हैं। हाशिए के समुदाय की कोई परिभाषा देखने की जरूरत नहीं है। आप किसी जगह निकल जाइए, आप शहर में निकल जाइए, शहरी गरीब आपको नजर आएंगे। आप कोई परिभाषा और कोई पैरामीटर्स लेकर के चलने की जरूरत नहीं, कोई सिर्फ सर्वे प्रपत्र लेके चलने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी इलाके में निकल जाएंगे, आप महसूस कर लेंगे कि हाशिए में कौन लोग हैं और हाशिए से सुदूर कौन, पटक दिए गए लोग कौन हैं। वो अपने आप देखते हैं, चेहरों से नजर आते हैं लोग, उनकी देहयष्टि से नजर आते हैं, उनका कुपोषण झलकता है, उनका जो डर है, उनका जो संकोच है वो दिखाता है, उनका पहनावा दिखाता है कि वो किन परिस्थितियों में जी रहे हैं और कौन लोग हैं। तो हाशिए के समाज को आप बहुत बेहतर तरीके से पहचान जाएंगे। रमासू जी, बिल्कुल आपका सही कहना है। इस हाशिए के समाज के बिना ये देश नहीं चल सकता है और ये नहीं चलेगा। मैं कल ही अपने शहर के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी को पढ़ रहा था, जहां उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री महोदय,
ये जो मजदूर जा रहे हैं, प्रवासी मजदूर यूपी, बिहार, झारखंड के, इनको रोका जाए, क्योंकि अगर ये चले जाएंगे तो जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन हम अपने उद्योग कैसे चलाएंगे। इतने संवेदनहीन लोग हैं रमा जी कि जब मजदूर का चूल्हा नहीं जल रहा था, उसका घर नहीं चल रहा था, उसका जीवन नहीं चल रहा था, उसकी चिंता नहीं की इन लोगों ने। तब इन्होंने नहीं कहा कि फैक्ट्री नहीं चल रही है, भट्टा नहीं चल रहा है, या और हमारी मशीनें नहीं चल रही है, तो जो गरीब मेहनतकश मजदूर अंदर बैठा हुआ है वो खाना भी खा रहा है कि नहीं खा रहा, उसकी जीवन कैसे चल रहा है, उसकी चिंता नहीं की इन्होंने। न उन्होंने ये कहा कि इनको रोक दीजिए, चाहे 2 महीने लॉकडाउन चलेगा, हम इनको तनख्वाह देंगे। नहीं, वो सब नहीं किया। लेकिन अब जब जाना चाहते हैं मजदूर, तब वो कह रहे हैं कि नहीं, इनको रोकिए, क्योंकि इनके बिना हमारी फैक्ट्रियां नहीं चलेगी। तो इनकी फैक्ट्रियां नहीं चलेगी, इनकी सड़कें नहीं चलेगी, इनके घर साफ नहीं होंगे, इनका कुछ भी नहीं चलेगा इनके बिना। इस हाशिए के समुदाय के बिना कुछ भी नहीं चलने वाला है। ये जो तथाकथित मुख्य पृष्ठ का जो समाज है, इसका कुछ भी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। लेकिन फिर भी परिस्थितियां तो ये है ही, और हमें ये सोचना जरूर चाहिए कि अगर इन लोगों के बिना ये देश नहीं चल सकता है, हमारा समाज नहीं चल सकता है, सरकारें नहीं चल सकती है, तो फिर हम इनको जगह क्यों नहीं देते हैं? हमारी हर जगह वो भागीदार क्यों नहीं है? तो चाहे सरकारें हों, चाहे साहित्य हो, चाहे समाज हो, और चाहे हमारा मीडिया हो, उन सब जगहों पर हाशिए के समुदायों को एक समुचित भागीदारी मिले, सम्मानजनक भागीदारी मिले। उनका लेखन, उनके अनुभव, वो सब चीज़ें बाहर आए। शायद वो हमको कड़वा भी लगेगा, क्योंकि सीवरेज में से उतर करके सीवर में, और उसमें से गंदगी को साफ करने वाला मजदूर अगर अपना अनुभव लिखेगा, तो उसकी भाषा बहुत खुरदरी भी होगी और वो हमको बहुत कचोटेगी भी। हमारा जो स्थापित सौंदर्य शास्त्र है, शायद वो वैसा भाषा में नहीं लिखेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो खुरदरी जबान में लिखे। एक गाड़िया लोहार जो अपने गन और उससे तपते हुए लोहे को आकार देता है, वो भी जरूर जिस दिन अपने अनुभव को लिखेगा, वो भी आकार देगा अलग तरह का, और उसका अपना अनुभव भी होगा। तो जो लोहे को आकार दे सकते हैं, वो शब्दों को क्यों नहीं आकार दे पाएंगे? वो भी देंगे। जो लोग कपड़ा बुनते हैं, ताना बाना बुनते हैं, जो चमड़े की अच्छी चीज़ें बनाते हैं, जो अच्छे ढोल बजाते हैं, जो मृदंग बजाते हैं, रावण हत्ता बजाते हैं, इस देश में तमाम जो अद्भुत किस्म की कलाएं और जो कुछ भी है, तरह तरह के जो नृत्य हैं, कालबेलिया डांस के सामने कहाँ टिकते हैं आपके शहरों में? जो धमा चौकड़ी आप हम सब लोग करते हैं, वो तो उनमें तो बहुत ताकत है, बहुत क्षमता वाले लोग हैं, बहुत प्रतिभा संपन्न लोग हैं। लेकिन इन प्रतिभाओं को उनके उस तरीके से आदर देना पड़ेगा। हम जो अपना ढांचा बना करके उसमें इनको फिट करना चाहते हैं, उसमें शायद वो नहीं फिट होंगे, और उनको फिट होना भी नहीं चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि उनमें उनको फिट किया जाए। मनोज जी ने पूछा, हाशिए की आवाज़ें क्या राजस्थान की का जातिगत अध्ययन है, या ऐसा कोई अध्ययन या शोध है? समाजशास्त्रीय अध्ययन कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि मनोज जी, ऐसा व्यवस्थित अध्ययन हुआ है ऐसा तो नज़र नहीं आता है, लेकिन अलग अलग शोधार्थियों ने अपना इसमें काम किया है। कुछ ने कालबेलिया समाज में काम किया है, कुछ ने नट समाज में काम किया है, कुछ कंजर समाज के बीच में भी काम हुए हैं, सपेरों के बीच में, गाड़िया लोहारों के बीच में, बंजारों के बीच में भी। तो इस तरह के अध्ययन तो हुए हैं, लेकिन वो अध्ययन जो है वो इकट्ठा आकर के कोई एक व्यवस्थित पुस्तक या कोई शोध पत्र के रूप में अभी नज़र नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ें प्रेमलता डोगरा जी कह रहे हैं कि निज़ामुद्दीन मरकज में इकट्ठा हुए तबलीगी समुदाय ने जो गैर जिम्मेदाराना कृत्य किया, उसके लिए आप उन्हें कटघरे में खड़ा करना क्या ठीक नहीं मानते? प्रेमलता जी, गैर जिम्मेदाराना कृत्य जो भी करे उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, लेकिन क्या मालूम नहीं था वहाँ के एसएचओ को
क्या मालूम नहीं था वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ को कि यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और वहाँ पर लोग इकट्ठा होते ही रहते हैं, 2000 लोग तो आमतौर पे वहाँ इकट्ठा होते हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। तमाम जगहों पे इकट्ठा होते हैं। उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि कुछ गुरुद्वारों में भी उतने ही लोग थे जो फंसे हुए थे, और वैष्णो देवी में भी लोग थे, कई तीर्थ स्थलों में लोग थे। लेकिन आप जब सेलेक्टिव हो जाते हैं, आप मंदिरों में, गुरुद्वारों में और बाकी जगहों पे जो लोग होते हैं, उनको तो आप कहते हैं कि वो फंसे हुए हैं तीर्थयात्री, और मरकज में जो लोग हैं वो छिपे हुए लोग हैं, छुपे हुए हैं। तो ये जो आपका भाषाई हिंसा है और जो दृष्टिकोण है, इसको दोबारा देखने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी समुदाय अपने ही भीतर में कोरोना की तैयारी करके और अपने ही लोगों के खिलाफ कुछ करने जा रहा था, क्योंकि तबलीग के जो लोग हैं वो तो मुस्लिम समाज में ही अपना तबलीग करते रहते हैं, तबलीगी जमात वाले। तो वो तो सर्वाधिक असर ही अपने समाज को ही करने वाले थे, किया भी उन लोगों ने। तो उसको आप कोरोना जिहाद मानते हुए और जिस तरह की घृणा का वातावरण बनाएंगे, तो वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि कई और जगहों पे मंदिरों में भी, आपने कर्नाटका का भी सुना होगा, जहाँ एक रथ यात्रा में बहुत लोग इकट्ठा हो गए थे। एक पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के पोते की शादी में वर्तमान मुख्यमंत्री भी गए और पूर्व मुख्यमंत्री भी वहाँ मौजूद थे, और वहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। क्या लोग इकट्ठा नहीं हो रहे धार्मिक चीज़ों में और धर्म की चीज़ों में भी लोग? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की जहालत को बचाने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने गैर जिम्मेदाराना कृत्य किया है तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है, सारी चीज़ें हुई है। लेकिन इसको लेकर के जिस तरह का हिंदू मुसलमान इस देश में किया गया है, वो किसी के लिए ठीक नहीं है। अगर कोरोना जैसे वायरस से लड़ने के टाइम में भी हमारा मजहब की जो पूर्वाग्रह है, हमारा जो जाति का जो द्वेष है, ये जो हमारा घृणा का वायरस है, ये वायरस कोरोना के वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से इन दिनों में सामने आ रहा है। ऐसी परिस्थितियां जब हमको सबको अलग तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि कोरोना के बाद कैसी दुनिया बनेगी, जिसमें हम किस तरीके से रहेंगे, क्या चीज़ें होंगी, उसको सोचने के बजाय हम फिर से उसी ढर्रे पे हैं, उसी जातीय मानसिकता में, उसी घृणा की मानसिकता में हैं। तो ये जो स्थिति है, ये मुझे ठीक नहीं लगती है। तो खैर, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, बातें हुई। मेरा बस इतना ही कहना है कि जो भी हाशिए पर समुदाय इस देश में जी रहे हैं, उन सब के प्रति हम सोचना शुरू करें, उनसे मित्रता बनाना शुरू करें, उनको समझें, उनके बीच में जाएं, उनकी जो बातें हैं, उनके जो प्रश्न हैं, उनके जो सवाल हैं, उन मूल प्रश्नों पर हम भी सोचें। क्योंकि बहुत दिनों तक ये जो इतनी बड़ी आबादी का जो हास्याकृत समुदाय है, आवाज़ें हैं, ये दबाई नहीं जा सकेगी। एक दिन ये विस्फोट हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि इन आवाज़ों को जगह दी जाए, स्थान दिया जाए, भागीदारी दी जाए, और हर जगह दी जाए, सरकारों से लगा करके, साहित्य से लगा करके, हमारे समाज और हमारी बातचीत और हमारे जीवन में हमारी निजी संबंध जो भी चीज़ है, उन सब चीज़ों में हमें इन समुदायों के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि इनका योगदान भी हमारा देश बनाने में कहीं कम नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे लगता है कि बहुत शुक्रिया। काफ़ी बातें हमने इस सेशन में की है, और मैं धन्यवाद देता हूँ राज्यपाल का, मीरा जौहरी जी का, प्रणव जी आपका भी, कि आपने ये सारा सेटअप भी किया और सब लोगों के बीच बात करने का मौका दिया। हो सकता है कि हम भविष्य में कभी और मिलेंगे, बात करेंगे। आपके अपने इलाकों में जो लोग हैं ऐसे, चाहे वो सफाई कर्मचारी लोग हों, चाहे वो घुमंतू समाज के लोग हों, दलित हों, आदिवासी हों, अल्पसंख्यक हों, स्त्रियां हों, या एलजीबीटी समुदाय हों, उन सब के बारे में ज़रूर सोचिए। जो विकलांग समुदाय है, जिनको आजकल दिव्यांग कहा जाता है, उनके बारे में भी सोचिए। तरह तरह के लोग हैं इस देश में, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न तरह के हुनरमंद लोग हैं, अपनी अपनी तरीक़ों से जीने वाले लोग हैं, अलग अलग खाना खाने वाले लोग हैं। हम बहुत डाइवर्स सा समाज हैं। इस बहुलतावादी समाज को अपनी भिन्नताओं के साथ हम बनाएं और बढ़ाएं, वही हमारे जीवन के लिए
बहुत अच्छा रहेगा। विजय जी पूछ रहे हैं कि अकादमिक जगत में हाशिए के समाज की भागीदारी बहुत कम है और उसमें वृद्धि भी अत्यंत धीमी है, इसके पीछे क्या कारण है? मुझे लगता है विजय जी कि इसका एक बड़ा कारण इन समुदायों में शिक्षा की जो कमी रही है, और चूंकि हम जानते हैं कि इनमें से वो समुदाय भी हैं जिनको पढ़ना लिखना का अधिकार नहीं था, वो केवल सेवा करने के लिए ही थे। तो जो हमारी वर्ण व्यवस्था है उसमें अधिकार संपन्न तबके तो 3 वर्ण ही थे, चौथे वर्ण को अधिकार नहीं था बल्कि उसका सेवा करना कर्तव्य था। तो उनको पढ़ने लिखने तो दिया ही, फिर जब पढ़ाई लिखाई आई तो इनको काफी वक्त लग गया। और जो अकादमिक जगत है और वहाँ जिस तरह का एक घेराबंदी है, उसके भीतर घुसना, उस भाषा में बात कर पाना, वो अभी शायद संभव नहीं हो पा रहा है। तो हमें पूरा एक वैकल्पिक अकादमिक जगत भी बनाना चाहिए, क्योंकि जो अब तक का अकादमिक जगत है, मुझे कई बार लगता है कि वो एक अजीब किस्म का नेक्सस है और उसमें उसको उस दुर्भेद, उस अभेद किले को भेद पाना इन समुदायों के जो एकेडमिक लोग हैं उनके लिए थोड़ा कठिन है, अभी नहीं आ पा रहा है। तो ओम साबराज जी ने कहा है कि उत्तम विचार हैं, परंतु व्यवहारिक समस्या से कैसे निपटें? सर, संविधान में, कानूनों में जो भी इनके लिए चीज़ें निर्धारित है, ये जवाबदेही के साथ, पारदर्शिता के साथ इन तक पहुंच जाए, मुझे लगता है कि उससे भी बहुत कुछ बदलेगा। इनके बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन हो, इनको अस्पताल में दवाई मिले, स्कूल में पढ़ाई मिले, गरीब हैं तो इनको इनका जो कुपोषण है उसमें राशन की व्यवस्था हो। मुझे लगता है कि वो सारे जो एक कल्याणकारी राज्य कर सकता है वो सब किए जाने पड़ेंगे, तभी जा करके मुझे लगता है कि ये समुदाय का थोड़ा उत्थान आगे आएगा और आगे बढ़ेगा। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि काफ़ी देर से आप सब लोगों ने सुना। और चूंकि अंधेरा बढ़ता जा रहा है, सूर्य अस्त होने जा रहा है और चिड़ियाएँ और कई प्रकार के पशु पक्षी आ चुके हैं, उनका ये स्वाभाविक बसेरा है। मैं यहाँ अतिक्रमणकारी हूँ और उनको मैं एक तरीके से अब डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि अब उनके लिए हम छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया राजपाल एंड सन्स का, मीरा जी आपका, प्रणव जी आपका, और आप तमाम मित्रों का जिन्होंने इस फेसबुक लाइव को सुना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। और मजदूर दिवस की आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं। जिंदाबाद।